हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूं दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। ये हमारा ज्योग्राफी का 11वां लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इंडियन ओशियन में कौन कौन से ओशियन करेंट्स हैं, अटलांटिक ओशियन में कौन से करंट है और पैसिफिक ओशियन में कौन से करंट है, कोल्ड और हॉट वाले, वार्म वाले। इसके अलावा हम आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इंडियन मानसून को भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक, हम लोग आज ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशियन करंट के बारे में कल आपको ओवरव्यू हम दे चुके थे कि ओशियन करंट क्या होता है, कैसे जनरेट करता है और ओशियन करंट का क्या क्या प्रभाव होता है, वो सब इफेक्ट क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ओशियन करंट जो अलग अलग ओशियन में है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, उसमें हर साल क्वेश्चन यूपीएससी या तो प्रीलिम्स या तो मेंस में अल्टरनेट ईयर में पूछते पूछते रहता है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जैसे मैंने आपको पूरा यहाँ से पढ़ाया है और सब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, उसी तरह से आज का भी लेक्चर आपके लिए एकदम केक वाक होगा, आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे और इंडियन मानसून के बारे में ओवरव्यू आज दूंगा। और अगर हो पाएगा तो इसको भी, इंडियन मानसून को भी कंप्लीट कर देंगे और क्लाइमेट ऑफ इंडिया को भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है आज का लेक्चर से हमारा क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, ओशियोनोग्राफी ख़त्म हो जाएगा और जियोमॉर्फोलॉजी पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो तीन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हमारा ओशियोनोग्राफी, वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ड्रेनेज बेसिन के बारे में कल पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर सेशन को कल देखेंगे, मतलब उसके नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, ये सारा चीज़ देखेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी को धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। मतलब अभी से लेके 5 से 6 क्लास में आपका पूरा ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एकदम समझ समझ के, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी आपको नोट्स का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, 11th क्लास का जो 2 एनसीईआरटी है, 12th क्लास का 2 एनसीईआरटी है, बस उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, उसका आशा करते हैं कि आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे। और अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं कोई बात नहीं, मैं नोट्स लास्ट में आपको, लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स हमारा ज्योग्राफी, तो आपको शेयर कर दूंगा। तो नोट्स भी आप अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का 10वां लेक्चर हमारा ज्योग्राफी का है। तो देखिए, अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया और सब लगभग समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे शुरू से क्लास अटेंड कर रहे होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा चीज़ों को समझने में। ठीक है तो देखिए, ये सारा चीज़ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, इतना सारा चीज़, और एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाए हैं। कोई भी बच्चे को एक थोड़ा सा भी दिक्कत या समझने में, चाहे उसको नॉलेज को गेन करने में या सब्जेक्ट में पकड़ हासिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आसानी से सब बच्चा समझ जाएगा, कोई भी मीडियम का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी मीडियम का हो। ठीक है, देखिए सारा चीज़ पढ़ाया गया है एकदम समझा समझा के। कोई भी चीज़ मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि ये चीज़ आप रटना पड़ेगा, सब चीज़ को समझाए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका ज्योग्राफी का जो है वो 11वां लेक्चर है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि ओशियन करंट जो हैं अलग अलग ओशियन में, इंडियन ओशियन में मतलब हिंद महासागर में क्या क्या समुद्री धाराएं हैं। ओशियन करंट को हिंदी में बोलते हैं समुद्री धाराएं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, दोनों सही है। ठीक, उसके बाद अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सा धारा है अटलांटिक महासागर में, और प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सा है, ये तीनों को पढ़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक आज हमारा। उसके बाद हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ, विक्षोभ ऐसा ही होता होगा मुझे लग रहा है हिंदी मीडियम में। और फिर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे आज इंडियन मानसून के बारे में। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई भी चीज़ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, जैसा बाकी लेक्चर आप समझे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ओशियन करेंट्स। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है अटलांटिक ओशियन का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे अटलांटिक ओशियन का ओशियन करंट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा अटलांटिक ओशियन है।
ठीक है। ये और ये हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, और ये जो है वो इंडियन ओशियन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो ओशियन है इसका ओशियन करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेटर को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा आपको पता है कि जो इक्वेटर है वो आपका यहाँ से लगभग क्रॉस करता है। ठीक है। यहाँ से कुछ इक्वेटर आपका क्रॉस करेगा, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये जो पॉइंट हो गया जो इंडिया को काटता है वो है 23 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा। ठीक है। और उसके बाद मकर रेखा है, ये गया, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग अटलांटिक ओशियन का देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओशियन करंट होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म। जो मतलब एक होता है गर्म समुद्री धारा और एक होता है ठंडी समुद्री धारा। तो जो ठंडी समुद्री धारा होगा कहाँ से आएगा? पोलर एरिया से आएगा, मतलब हाई लैटीट्यूड से लो लैटीट्यूड तरफ आएगा। और जो वार्म होगा वो कहाँ से जाएगा? वो ट्रॉपिक से निकलेगा या तो इक्वेटर से। और जो ठंडा वाला होगा वो निकलेगा पोलर से। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, तो क्या होता है कि पूरे इक्वेटर में एक करंट जाता है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, मैंने पढ़ाया था, उत्तर पूर्वी व्यापारिक करंट्स, हवाएं बहती है कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, पता है आपको। तो देखिए, ये अगर हमारा इक्वेटर है तो पूरे इक्वेटर में ईस्ट से वेस्ट की ओर एक धारा बहती है और उसी धारा के कारण ओशियन करंट भी जनरेट होता है। कि मैंने बताया था कि ओशियन करंट जब जनरेट होता है तो उसका एक कारण होता है प्राइमरी में प्रिवेलिंग विंड्स, कल बताए थे। ठीक है। तो जिधर जिधर हमारा ट्रेड विंड्स जाएगा या जिधर जिधर जो भी हवा जाता है उसी के हवा के दिशा में हमारा ओशियन करंट भी उधर ही से क्रॉस करता है। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं एरो, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटोरियल करंट। जो करंट इक्वेटर के नज़दीक से बहता है ईस्ट से वेस्ट उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। ठीक है। और ये इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ है तो इसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये जो करंट है वो इक्वेटर के साउथ में है तो इसका हो जाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के नॉर्थ में है जिसका डायरेक्शन पूरब से पश्चिम है। ये इधर हमारा पूरब है, इधर हमारा पश्चिम है, आपको पता है। इधर हमारा नॉर्थ है और इधर हमारा साउथ है। ठीक है। तो पूरे इक्वेटर में इक्वेटोरियल करंट बहता है नॉर्थ की ओर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जा रहा है ना ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल नॉर्थ में जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ इक्वेटोरियल करंट सदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट से वेस्ट जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये कैसा होगा इक्वेटर करंट? गर्म होगा। तो गर्म को हम दिखाएंगे रेड से। ठीक है। और ठंडा को हम दिखाएंगे ग्रीन से। ठीक। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये जो हमारे इक्वेटोरियल करंट है वो कैसा है? गर्म, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं रेड से। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर से निकल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा गर्म है। ठीक, समझ गए, ये गर्म। ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने बताया था कि जब भी हवा, अब हवा बह रही है इधर से हमारा इक्वेटोरियल करंट भी बह रहा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड से रहेगा तो हमारा ओशियन करंट भी बह रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ओशियन करंट। ठीक है। तो बहने के कारण क्या होगा? यहाँ पे पानी का जमाव होगा वेस्ट कोस्ट में, हर कंटिनेंट के, हर ओशियन के वेस्ट कोस्ट में, अटलांटिक ओशियन में भी यहाँ पे पानी जमा होगा, यहाँ भी पानी जमा होगा इंडियन ओशियन में, और पैसिफिक ओशियन में भी यहाँ पानी जमा होगा। जिसके कारण क्या होगा? एक उल्टा धारा बहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो पूरे इक्वेटर में वेस्ट से ईस्ट की ओर एक गर्म हवा बहेगी, जो क्यों बहती है? क्योंकि पानी जो है इक्वेटोरियल करंट के कारण ओशियन का वेस्ट पार्ट में, ये ओशियन का वेस्ट पार्ट है, ये ओशियन का ईस्ट पार्ट है,
तो ईस्ट पार्ट से जो पानी है वो मूव करता है इक्वेटोरियल करंट की ओर वेस्ट की तरफ, और वेस्ट में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक ओशियन करंट बहता है। और इस ओशियन करंट का जो नाम है वो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि वो इक्वेटोरियल करंट के अपोजिट में है। इसका नाम क्या पड़ गया? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा, या ब्लैक से दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहा है, ठीक है, इक्वेटोरियल करंट के अपोजिट में क्यों बहा है? क्योंकि पानी जो है हमारा पैसिफिक ओशियन में, तीनों ओशियन में वेस्ट की ओर जमा हुआ इक्वेटोरियल करंट के कारण। तो अपोजिट डायरेक्शन में पानी के लेवल को बैलेंस करने के लिए एक करंट बहा जिसका नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और इक्वेटोरियल करंट के अपोजिट में है काउंटर वाला, इसलिए इसका नाम है काउंटर। काउंटर का मतलब ये होता है अपोजिट, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसको कोई काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया ये दो चीज़, इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्यों हुआ। अब देखिए, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन ये भी है। तो ये जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा क्या होगा? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और इसी तरह से ये क्या होगा? नॉर्थ इंडियन ओशियन। और इक्वेटर के नीचे वाला जो ओशियन होगा वो साउथ इंडियन ओशियन। तो ऊपर में है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अभी हम अटलांटिक ओशियन पढ़ रहे हैं, और नीचे क्या रहेगा? साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ तक क्लियर हो गया? इक्वेटर के 0 डिग्री के ऊपर वाला जो ओशियन होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, तो उसमें जो ओशियन है वो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन। इक्वेटर के नीचे जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ओशियन करंट को बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यार यहाँ पे एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आया। और देखिए यहाँ पे आने के कारण, यहाँ पे देखिए ज़मीन है, ये ज़मीन है ना, यहाँ पे क्या है? ब्राज़ील। और यहाँ पे ज़मीन है, तो ज़मीन से वो ओशियन करंट टकराएगा। तो जैसे ही ओशियन करंट ज़मीन से टकराएगा तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट आपका जो है वो इधर चला जाएगा ज़मीन से टूटने के कारण, टकराने के कारण। और जो हमारा इक्वेटोरियल करंट का जो इधर वाला पार्ट होगा, नॉर्थ वाला, वो भी इधर चला जाएगा, और साउथ वाला भी इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन से यहाँ पे एक टकराया है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखिए यहाँ पे टकराया है, और टकराने के कारण क्या होगा? एक इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए? मुड़ गया। तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का जो शाखा ये बन गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनिन करंट। क्या बोलते हैं? कैनिन करंट। CAYEN, ठीक है, डबल ए नहीं, कैनिन करंट। ठीक है, तो अगर हम नाम दें तो ये हमारा 1 नंबर है, तो ये मान लो हमारा दूसरा नंबर का है। तो दूसरा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो इधर मुड़ा, ठीक है, ब्राज़ील से टकराने के कारण एक शाखा कैनिन करंट के रूप में बह रहा है। और ये भी कैसा है? गर्म है, क्योंकि किससे बना है? ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से बना है। ठीक है, ठीक समझे? ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देख रहे हैं आप 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे कैनिन करंट। ठीक है, करंट का नाम याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आइलैंड आपको दिख रहा है ना आइलैंड। तो आइलैंड होने का कारण क्या होगा? एक धारा आपका इधर चला जाएगा कैनिन करंट का, ठीक है, और एक धारा आपका इधर चला जाएगा। जहाँ जहाँ ज़मीन रहेगा वहाँ वहाँ बीच में एक हर्डल हो जाएगा, जिसके कारण हवा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा है फ्लोरिडा। ये कौन सा एरिया है? फ्लोरिडा है। ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ठीक है, ये एरिया का नाम है फ्लोरिडा, जो यूएसए का पार्ट है। तो उसके कारण क्या होता है? एक हवा इधर से इधर मूव कर जाएगा ऐसा। ठीक है, यही जो कैनिन करंट है वो मूव करते गया, तो एक हवा इधर चला गया और एक हवा ऐसे करके फ्लोरिडा से चला गया। तो जो करंट फ्लोरिडा से चला गया उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। क्या नाम है इसका? फ्लोरिडा
करंट। ठीक है, तो ये जो आप करंट देख रहे हैं ये क्या नाम है, फ्लोरिडा करंट। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या है, फ्लोरिडा करंट। किससे बना है, कैनियन करंट से बना है। क्यों बना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आइलैंड है तो उसके कारण वो बट गया। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला करंट और फ्लोरिडा करंट मिलता है तो एक नया करंट बनता है जो गर्म होता है, क्योंकि गर्म से ही बन रहा है। उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, समझ गए, क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। तो 14 नंबर पे क्या बना, गल्फ स्ट्रीम। यही धारा और आगे जाते जाता है और आगे जाते जाता है। ठीक है, ऐसे करके निकल जाता है। ठीक है, और एक धारा जो है इस तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ भी आइलैंड है तो एक इधर मुड़ गया और यही वाला गर्म वाला एक इधर चला गया। तो इसका जो नाम पड़ा 5वां नंबर पे, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। इसका नाम क्या है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, समझे। मैंने आपको पहले बताया भी था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट के बारे में, जब हम लोग ओशियन करंट पे इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट के कारण ही जो एक वार्म करंट है, ये हमारा यूरोप का जो पोर्शन है यहाँ पे बहुत ठंडा होना चाहिए। तो एक यहाँ पे भी एक पोर्ट है, मान लो रसिया में भी एक पोर्ट है, बंदरगाह है, एक यहाँ भी पोर्ट है। तो रसिया में कोई करंट नहीं बह रहा है जिसके कारण यहाँ बर्फ़ रहता है। लेकिन यहाँ जो है नॉर्थ अटलांटिक करंट के कारण क्या हो रहा है, जो एक वार्म करंट है वो बर्फ़ को यहाँ पे पिघला देता है और यहाँ का जो बंदरगाह होता है वो सालों भर जो है काम करते रहता है, क्योंकि इक्वेटोरियल करंट सालों भर बहेगा नॉर्थ, और उसी से आपका नॉर्थ इक्वेट अटलांटिक करंट बना है ना। तो वो भी बहते रहेगा, जिसके कारण ये वाला एरिया पे कोई भी अगर बंदरगाह है तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमा रहता और सालों भर काम करते रहता है। उसके अपोजिट जो हमारा ये वाला पोर्शन है रसिया का, वहाँ पे आपको कोई करंट नहीं जा रहा है तो वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है और वहाँ का बंदरगाह काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है। तो ये ओशियन करंट का रोल होता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि एक हमारा अगर अटलांटिक ओशियन में बात करें और वो भी कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट का अगर बात करें तो आप देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट का, तो यहाँ बात बोल रहे थे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बहता है, उसका एक शाखा कैनियन करंट के रूप में नंबर 2 में जाता है। फिर यहाँ पे फ्लोरिडा और आइलैंड होने के कारण ये जो है फ्लोरिडा करंट में जाता है, एक करंट इधर चला जाता है, फिर दोनों मिलकर गल्फ स्ट्रीम बनाता है जो एक हॉट करंट है। जितना जितना रेड से दिखा रहे हैं सब हॉट करंट है, वार्म करंट। उसी का एक शाखा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट के रूप में यूरोप चला जाता है। ठीक है, समझ गए। और देखिए जब हवा, एक ओशियन करंट क्या है, एक धारा है, तो ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, और पोल की तरफ जा रहा है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसी का जो एक शाखा है वो ठंडा होके कैनरी करंट के रूप में, किसके रूप में, कैनरी करंट के रूप में नीचे आता है। ठीक है, एक मिनट देखिए, हाँ कैनरी, ये जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट है, इसी का जो एक शाखा है या गल्फ स्ट्रीम का जो एक शाखा है, वो कोल्ड करंट ज़्यादा दूर जाएगा ठंडा पड़ेगा तो वो ठंडा होके एक शाखा इधर चला आता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनरी करंट। क्या बोलते हैं, कैनरी करंट। तो जब हम कोल्ड करंट के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोल दिए, कैनरी करंट। ये क्यों बना है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जब बहुत दूर तक ट्रैवल करता है तो ठंडा पड़ जाता है, और ठंडा पड़ने के बाद नीचे आएगा कोल्ड करंट के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनरी करंट। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इसी तरफ क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वेस्टर्लीज बहता है, पश्चिमी धाराएं बहती है, जिसके कारण देखिए कैनरी करंट का डायरेक्शन हो गया किधर, इधर से इधर हो गया कि नहीं हो गया। और देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट भी इधर से इधर चला गया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही हवाओं में पढ़ाया था कि इधर जो है वेस्टर्लीज बहता है, वेस्टर्ली बहने के कारण इसका डायरेक्शन किधर हो जाता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर चला गया। देखिए इधर से गया करंट ईस्ट टू वेस्ट, इधर भी ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। अब धीरे धीरे जैसे ओशियन करंट का हवा चेंज हो रहा है, ठीक है, और विंड्स का हवा चेंज हो रहा है, वैसे उसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट हो गया, पहले ईस्ट से वेस्ट था, वेस्ट से ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप वार्म करंट के बारे में समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम कोल्ड करंट की बात करें नॉर्थ अटलांटिक में कोल्ड करंट के बारे में, ठीक है, तो आपको पता है कि कोल्ड करंट जो बहता है वो पोलर एरिया से आता है। किससे आता है दोस्तों, पोलर एरिया से।
तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कैनरी करंट कैसे बनता है। तो ये हमारा पहला जो है कोल्ड करंट है जो नॉर्थ अटलांटिक करंट ओशियन में है। उसके बाद देखिए ये हमारा ग्रीनलैंड है। क्या है ग्रीनलैंड? ठंडा एरिया है, पोलर एरिया में है, टेम्परेट एरिया में, जिसके कारण दो करंट जो है बहता है। एक करंट बहता है इधर, जिसको हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर करंट। तो अगर हम ये दूसरा नंबर का कोल्ड करंट माने तो इसका नाम है क्या? लेब्राडोर करंट। LABRA, लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर, LABRADOR, लेब्राडोर करंट। ठीक है। और एक करंट इधर से इधर आता है। ठीक है। इसका नंबर अगर 3 देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम है इमरिंजर करंट। क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 नंबर पे क्या है? इमरिंजर करंट। समझ में आ रहा है? तो लेब्राडोर करंट ग्रीनलैंड के वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये ग्रीनलैंड का वेस्ट है, और ग्रीनलैंड के ईस्ट की तरफ इमरिंजर करंट जा रहा है, और कैनरी करंट। तो ये जो 3 करंट है यही आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कोल्ड करंट है। बाकी आपने देखा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो, कैनियन करंट हो, गल्फ स्ट्रीम हो, फ्लोरिडा करंट हो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट है, ये सब वार्म करंट है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेटोरियल करंट इधर गया। ठीक है। अब देखो इक्वेटोरियल करंट इधर जा रहा है, कैनियन करंट इधर जा रहा है, फ्लोरिडा इधर गया, गल्फ स्ट्रीम, और इधर से कैनरी करंट आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऐसा एरिया का निर्माण हो गया जो चारों तरफ से करंट से घिरा हुआ है। एक इधर जा रहा है, एक इसको इधर घेर लिया, एक इसको इधर घेर लिया, एक इसको इधर घेर लिया। तो बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ऐसा एरिया बन गया जो चारों तरफ से ओशियन करंट से घिरा हुआ है। और मान लीजिए कोई ये ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, इधर से आपका इक्वेटोरियल करंट चला गया, इधर से आपका जो है कैनियन करंट चला गया, इधर से गल्फ स्ट्रीम चला गया, इधर से नॉर्थ अटलांटिक चला गया, इधर से कैनरी करंट चला गया। तो बीच का एरिया ऐसा होगा जो पूरी तरह से करंट से घिरा हुआ है, जिसके दूर जाने पे तो करंट आपको दिख रहा है, लेकिन इस एरिया में कोई भी करंट नहीं है। और यहाँ पे करंट नहीं है तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो एरिया होगा वो बहुत शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा ना। वहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट ओशियन करंट का नहीं दिखेगा। ठीक है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सरगासो सी। सरगासो सी। ठीक है। तो सरगासो सी कहाँ बनता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बनता है, जहाँ के इर्द गिर्द चारों तरफ से करंट घेरा हुआ है। ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये एरिया में न्यूट्रिएंट बढ़ते जाता है, और बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा वीड बढ़ता है। मतलब वीड का मतलब सिर्फ खरपतवार जो ओशियन में होता है, वीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत हाइट का, जिसके कारण और अगर बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं तो इसमें फंस जाते हैं और वहीं पे फिर खो जाते हैं। ठीक है। यहीं पे आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है वो इसी एरिया में है। आपने सुना होगा बहुत सारा मिस्ट्री वाला चीज़, ये भी बहुत सारा जहाज़ उसमें खो गया ये वो, तो वो सरगासो सी में ही है। ठीक है। सरगासो सी बहुत डेंजरस एरिया है, इसलिए जहाज़ कोशिश करती है कि उस एरिया से नहीं जाने के लिए, क्योंकि जाएगी तो वहाँ फंस जाएगा, क्योंकि हवा का कोई स्पीड वहाँ पे है नहीं, और उल्टा पुल्टा करंट वहाँ पे बह रहा है। तो कोई करंट इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, तो फिर दिक्कत होगा। यूपीएससी ने सरगासो सी से लेके क्वेश्चन पूछा था कि सरगासो सी कहाँ पे है। तो सरगासो सी कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, मैंने बता दिया। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, कोई भी एरिया जिसके चारों तरफ ओशियन करंट से घिरा होगा, चाहे कोल्ड है या हॉट है, तो बीच वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं गायर, GYRE, गायर या जायर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से ओशियन करंट से घिरा हुआ है उसको जायर बोलते हैं। और वो एरिया अटलांटिक ओशियन में है तो उसका नाम है सारगासो सी। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन था, ओशियन करंट्स के बारे में। ठीक है। अगर हम साउथ अटलांटिक ओशियन का बात करेंगे तो आपको देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर जा रहा है, तो उसका जो एक शाखा है ये वेनेजुएला से टकरा के नीचे गया। तो जो शाखा वेनेजुएला से टकरा के नीचे गया, ठीक है, उसका नाम है ब्राज़ीलियन करंट। ब्राज़ील यहाँ पे है, ब्राज़ील से टकराया, वेनेजुएला से टकराया। ठीक है। तो उसका नाम है ब्राज़ीलियन करंट। अगर हम 6 नंबर पे लिखें तो इसका क्या नाम है? ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ील की धारा। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद ये धारा नीचे आया, और यहाँ पे आपको पता है कि नीचे क्या है? पोलर एरिया। तो पोलर एरिया से भी तो कोई करंट जाएगा, तो पोलर एरिया से करंट जाता है ऐसे करके। ठीक है। जो एक कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट को हम ग्रीन में दिखाएंगे। ठीक है।
तो कोल्ड करंट जा रहा है पोलर एरिया से, ठीक है। ये पोलर एरिया से एक करंट जा रहा है जिसका नाम है फॉकलैंड करंट। क्या नाम है? फॉकलैंड करंट, ठीक है। यही करंट क्या आपको पता है, इधर से एक हवा बहती है इससे इधर से इधर, उसका नाम है वेस्टर्लीज। तो उस वेस्टर्लीज के कारण एक कोल्ड करंट बहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। जो पूरे ओशियन में, कोई भी ओशियन हो, उसमें वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है ठंडे एरिया में, मतलब टेम्परेट एरिया में, हाई लैटिट्यूड में एक करंट जाता है वेस्ट से ईस्ट जो एक कोल्ड होगा क्योंकि पोलर एरिया से जा रहा है। इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रहा है उसी का एक शाखा फॉकलैंड करंट के रूप में इधर चला गया है, ठीक है। समझ गए? जिस तरह से हमारा नॉर्दर्न, जो हमारा अटलांटिक ओशियन में था, उसमें एक शाखा जो था आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट के रूप में चला गया वार्म वाला, उसी तरह से यहाँ पे भी जो ब्राज़ील की शाखा है वो इस किसी कारण से इस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। और इसका नाम पड़ जाता है साउथ अटलांटिक करंट। साउथ अटलांटिक करंट। तो ये अब 7 नंबर पे जो देख रहे हैं ये वाला जो धारा है, ठीक है, इस तरफ चला गया है, ठीक है, इससे इस तरफ ब्राज़ीलियन करंट वाला, उसका नाम है साउथ अटलांटिक करंट। जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट का एक शाखा ठंडा होकर कैनरी करंट के रूप में बना है, कैनरी करंट के रूप में, उसी तरह साउथ अटलांटिक करंट का एक शाखा कोल्ड करंट हो गया है ज़्यादा डिस्टेंस जाने के बाद। और वो, ठीक है, और वो जो शाखा है कोल्ड करंट बन चुका है साउथ अटलांटिक का एक शाखा, और उसका नाम है जो है, ठीक है, और उसका जो नाम पड़ा है वो है आपका बेंगुएला करंट, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट है इसको हम अगर पहला नंबर दें, पहला बोल रहे हैं, चौथा नंबर दें क्योंकि तीन कोल्ड करंट ऊपर था, ठीक है। इमरिंजर करंट था, उसके बाद लेब्राडोर करंट था, कैनरी करंट था अटलांटिक ओशन में। चौथा जो कोल्ड करंट है अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में पहला है, अटलांटिक में चौथा है। ये जो करंट है, जो आपका साउथ अटलांटिक करंट बहुत दूर तक आई तो ठंडा हो गई, ठीक है। और वे फॉकलैंड करंट का भी कुछ मटेरियल इधर चला जाता है, वो चौथा करंट उसका नाम है बेंगुएला करंट। क्या नाम है? बेंगुएला करंट, ठीक है, बेंगुएला करंट। समझ में आया? और फिर उसके बाद फिर वही होता है, फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी एक जो है गायर का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर गया, इधर से ब्राज़ील करंट, इधर अटलांटिक ओशियन करंट, और इधर से बेंगुएला करंट। लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, नाम जो है वो सरगासो सी का है क्योंकि वो फेमस है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझ में आ गया ना अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सा करंट है। फिर से आप एक बार देख लीजिए वीडियो को, 1 मिनट पॉज करके, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर तो ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पैसिफिक ओशियन का करंट, ठीक है। तो ये अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन का हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे पैसिफिक ओशियन। ये और ये हमारा पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर वो आपको अच्छा आसानी समझ में आ गया तो पैसिफिक ओशियन कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वार्म करंट के बारे में, कोल्ड करंट जो गर्म समुद्री धाराएं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, ये पैसिफिक ओशियन है आपको पता है, ठीक है, और ये हमारा भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है कर्क रेखा 23 डिग्री, ठीक है, और ये नॉर्थ, और ये क्या है 23 डिग्री साउथ, ये वाला लाइन, क्लियर। तो क्या है ये, अब पूरा ओशियन को पता है इक्वेटोरियल करंट जो है मूव करता है, ठीक है ना, हर ओशियन में, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो यहाँ भी बहेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो पूरे ओशियन में आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहेगा, जिस तरह अटलांटिक में था तो पूरे ओशियन में रहेगा। तो एक तो ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। उसी का एक शाखा ऐसे करके इस तरफ चला जाता है, तो ये आपको पता है जापान है, क्या है जापान। तो जापान से एक शाखा आपका इस तरफ चला जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो जापान में एक शाखा जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का इधर चला जाता है, उसका नाम है क्यूरोसियो करंट। क्या नाम है? KUROSHIO, क्यूरोसियो करंट, ठीक है। इसी को हम लोग जापान करंट भी बोलते हैं, जापान करंट। तो ये आप जो करंट देख रहे हैं
ये करंट जो आप देख रहे हैं उसका नाम है कुरोशियो करंट या जापान करंट। ठीक है। उसके बाद एक जो करंट है, अब देखिए ये पोलर एरिया है, ऊपर में पोलर एरिया है, तो ये करंट इधर जाता है, इधर से इधर आता है, इसका नाम है, अब ये कोल्ड करंट है। कैसा करंट है? कोल्ड। क्यों? क्योंकि ये पोलर एरिया से आ रहा है, तो जो करंट पोलर एरिया से आएगा वो कोल्ड करंट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो करंट पोलर एरिया से आएगा वो कैसा होगा? वो कोल्ड करंट होगा। तो कोल्ड करंट इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, ये पहला करंट है पैसिफिक ओशियन का जो कोल्ड है, उसका नाम है ओएससीओ करंट। क्या नाम है? ओएससीओ करंट। अब मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ भी कोल्ड करंट वार्म करंट मिलता है वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड होता है, तो यहाँ एक फिशिंग ग्राउंड है। उसी तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फॉकलैंड करंट मिल रहा है नीचे से ठंडा वाला, और इधर से आपका हॉट करंट मिल रहा है ब्राज़ील वाला। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दिखेगा फिशिंग ग्राउंड। उसी तरह से यहाँ से आपको लेब्राडोर करंट मिल रहा था कोल्ड वाला, इधर से आपको हॉट करंट मिल रहा था, तो न्यू फाउंडलैंड करके यहाँ पे जगह है, यहाँ भी आपको फिशिंग ग्राउंड हुआ था। इसके बारे में हमने कल आपको बताया था, है ना? ठीक है, चलिए, तो समझ गए कोल्ड करंट ओएससीओ करंट जापान के ईस्ट की ओर। ठीक है, इसके अलावा एक और करंट कोल्ड एरिया से बहता है जापान की ओर। एक तरफ ओएससीओ करंट है और दूसरी तरफ इधर से एक कोल्ड करंट बहता है जिसका नाम है ओखोट्स करंट। क्या नाम है? ओखोट्स करंट। जिस तरह ग्रीनलैंड जो हमारा एरिया था, दो करंट बहता था, इधर से इमरिंजर करंट, इधर से लेब्राडोर करंट, उसी तरह जापान के एक तरफ से हमारा बह रहा है ओएससीओ करंट, मतलब बात करें तो, और दूसरी तरफ से एक करंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके कोल्ड करंट, ये दूसरे नंबर का कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशियन में, इसका नाम है ओखोट्स करंट। क्या नाम है? ओखोट्स करंट। ये सब रसियन नाम है ना? ओएससीओ तो जापानीज नाम है, ओखोट्स क्या नाम है? रसिया नाम है। तो ओखोट्स करंट भी आ रहा है, समझ रहे हो? तो मैंने बताया था पोलर एरिया या टेम्परेट एरिया जो करंट आता है वो कोल्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन का, वो जापान वाला टाइप, जापान तरफ। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेटोरियल करंट था वो आपका इधर भी तो मूव कर रहा है, कोल्ड करंट मूव कर हॉट करंट वार्म करंट इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एकदम कर रहा है सर। तो ये करंट जब ऐसे ऐसे आगे मूव करेगा, देखिए दोनों पूरा ग्लोब तो मिला हुआ है ना, तो जो आपका इधर वाला पोर्शन है वो इधर वाला पोर्शन ना घूम के मिला हुआ है, तो ये जब करंट इधर आया होगा तो क्या होगा? यही वाला करंट इधर बन गया होगा, ऐसे करके घूम जाएगा। तो जो क्यूरासियो करंट है वो आगे जाके फिर इस तरफ मुड़ेगा, जिस तरह से हमारा गल्फ स्ट्रीम इधर जाके इधर मुड़ा था, ब्राज़ीलियन करंट इधर से जाके इधर मुड़ा था, तो उसी तरह से जो कुरासियो करंट है वो इधर से जाके इधर जब मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो यही वाला तो है, कुरासियो करंट इधर था वार्म करंट, फिर यही बन गया नॉर्थ पैसिफिक करंट। फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट जब नीचे आएगा तो ठंडा होगा, जिस तरह से हमारा कैनरी करंट बना था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट को ठंडा होके, इधर हमारा बेंगुएला करंट बना था, साउथ हमारा अटलांटिक जो ड्रिफ्ट करंट था उसके द्वारा। तो इधर से जो कुरासियो करंट गया वो ठंडा होकर इधर आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा सर। तो ये जो करंट बना ठंडा होके, उसका जो नाम है, ये तीसरे नंबर का करंट है, क्योंकि पहला था ओएससीओ, दूसरा था ओखोट्स, और तीसरा जो कोल्ड करंट है उसका नाम है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट क्यों बना है? क्योंकि कुरासियो करंट ठंडा होके कैलिफोर्निया करंट बनाया। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैलिफोर्निया करंट इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से मैंने आपको बताया था वेस्ट से ईस्ट की ओर वेस्टर्लीज बहती है, पश्चिमी धाराएं बहती है, जो एक ठंडा जो हमारा एयर करंट है ना, समुद्री हवाएं हैं, जिसको प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं, वो है। तो उसके कारण क्या होता है, ओशियन करंट वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, और उस ओशियन करंट का नाम है, मैंने पहले बताया, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है पूरे ओशियन में वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, तो पैसिफिक ओशियन में भी जाएगा वेस्ट से ईस्ट की ओर, जाएगा कि नहीं जाएगा? एकदम जाएगा। उसके कारण क्या होता है, ये जो करंट है उसका एक कोल्ड करंट का एक धारा इधर चला जाता है, जिस तरह यहाँ से कोल्ड करंट का एक धारा इधर गया था, या फिर हम बोले कि ब्राज़ीलियन करंट भी ठंडा होकर एक इधर चला गया था, तो दोनों मिल के वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ब्राज़ीलियन करंट मिल के एक धारा इधर चला जाता है, जिसका नाम क्या था? बेंगुएला करंट। उसी तरह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का एक धारा
ठीक है, वो आपका इधर चला जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हमबोल्ट करंट। तो ये जो चौथा नंबर का कोल्ड करंट है उसका नाम है हमबोल्ट करंट, ठीक है। और ये पेरू के कोस्ट में है, इसीलिए इसको पेरू करंट भी बोलते हैं। आपको पता है पेरू एरिया, पेरू क्षेत्र है ना, पेरू है, तो उसको हम लोग पेरू करंट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का एक शाखा जो है कोल्ड करंट बन के हमबोल्ट करंट के रूप में बह रहा है, और किधर से आ रहा है, पोल एरिया से, इसीलिए ठंडा है। और फिर ये ठंडा होकर इधर आता है। आपने पढ़ा था लानीना में इसका बहुत बड़ा रोल है, और अल्नीनो में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था वो तो इधर जाके फिर अपना को रसिया बनाया। उसी तरह से जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो नीचे आएगा ना, जिस तरह यहाँ से करंट आया था कि नहीं, अटलांटिक ओशियन में ये करंट ऊपर नीचे गया था, इसको ब्राज़ील करंट बोले कि नहीं आप। तो उसी तरह से जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है पैसिफिक ओशियन में, वो भी इधर आएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो करंट आ रहा है इक्वेटोरियल करंट, उसका नाम है ईस्ट अगुलाज करंट। क्या नाम है? ईस्ट अगुलाज करंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तीसरा नंबर पे लिखूँ, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ईस्ट अगुलाज, एक, ठीक है, अगुलाज करंट, सॉरी ईस्ट अगुलाज नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, सॉरी, एक मिनट थोड़ा, हाँ इसको बोलेंगे। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है जिसका एक शाखा आपका इधर से इधर चला गया, ठीक है, उसका नाम पड़ा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो एक गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट से निकल रहा है, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है फिर आपका इधर से ये इधर मुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या? साउथ पैसिफिक करंट। जिस तरह यहाँ बना कि नहीं बना, यहाँ पे देखिए इधर बना, इधर से इधर मुड़ गया, ब्राज़ील करंट हुआ, तो यहाँ पे ब्राज़ील की जगह क्या, ऑस्ट्रेलिया है ना, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, फिर इधर मुड़ के क्या बन गया? साउथ पैसिफिक करंट। जिस तरह से यहाँ से देखिए गल्फ स्ट्रीम इधर मुड़ के क्या आ गया? अटलांटिक ड्रिफ्ट, और फिर वो कैनरी करंट। तो वही तो हो रहा है, सब एक ओशियन का आप अच्छे से ध्यान रखें, बाकी अपने क्लियर हो जाएगा, बस आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ईस्ट जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है इधर आया, फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बना, ये नीचे बन गया, इसका नाम हो गया साउथ पैसिफिक करंट, और फिर ये नीचे जाके फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वही करंट क्या बन जाएगा? ठंडा होके। तो यही आप देखिए हमारा बन गया पेरू करंट। तो पेरू करंट जो बना है, एक तो हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वाला बन गया, और उधर से जब हमारा घूम के वार्म करंट इधर से इधर आया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आया, फिर साउथ पैसिफिक करंट आया, फिर ये ठंडा हो के आपका इधर से बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर होगा, हमको लग रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर। और अभी आपको नया टाइप का लग रहा होगा तो सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा याद करना है, लेकिन विश्वास कीजिए एक दो बार देखेंगे, इसको समझेंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो उसी तरह से अब देखिए जिस तरह से हमारा जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट था, ठीक है, वे जो हमारा क्या था, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट था, तो एक आपका इधर चला गया, ठीक है, समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, इसका एक शाखा जो है इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये आप समझिए हमारा जो ये कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो गया? हमारा जो पैसिफिक ओशियन था उसका करंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। याद रखिए जो ओएससीओ करंट है इसको हम लोग बेरिंग करंट भी बोलते हैं, BERRING, बेरिंग करंट, क्योंकि यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जलडमरू है, इसीलिए वहाँ पे जो करंट बह रहा है उसको बेरिंग करंट भी बोलते हैं, या ओएससीओ करंट बोलते हैं, या ओएससीओ बेरिंग करंट मिक्स करके बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो हमारा पैसिफिक ओशन करंट हो गया, हमारा अटलांटिक ओशन करंट हो गया। अब हम इंडियन ओशन करंट देखेंगे। इंडियन ओशन करंट में कुछ जानने का है नहीं। देखिए हमारा इंडियन ओशन है, तो इधर से आपका पता है कि जो वार्म करंट था वो इक्वेटोरियल करंट के रूप में बहा। इक्वेटोरियल करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये इधर आया, ऐसे कैसे करके ऐसे से मुड़ जाता है, ठीक है। और यही वाला करंट हमारा बन जाता है क्या? नॉर्थ वेस्ट मानसून, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून। ये क्या बन जाता है दोस्तों? साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये इधर से इधर आ रहा है मानसून के रूप में, ठीक है। और फिर यही वाला ठंडे के समय बन जाता है
नॉर्थ ईस्ट मानसून। समझे कि नहीं समझे? फिर से बना देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर, ठीक है। और ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर जा रहा है, सॉरी इक्वेटोरियल करंट इधर जा रहा है, तो कुछ करंट इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट मुड़ा है 1 नंबर का, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये देखिए इसका डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर है, इधर से इधर। तो अगर मेरा ये साउथ है, नीचे ये साउथ है, ये ईस्ट है, ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है। तो इधर से जो करंट जाएगा वो साउथ वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो देखिए तो वहीं से तो जा रहा है, इधर से इधर। तो इसका नाम जो है वो साउथ वेस्ट मानसून है, 1 नंबर का, ठीक है। फिर यही करंट इधर गया, इधर गया, ठीक है, इधर गया, वहाँ पे घूम के कोस्ट की ओर इधर से आ गया, ठीक है, घूम के। तो ये जो घूम के इधर से इधर आ गया, सो एक बार इधर गया, यही करंट घूम के इधर आ गया, तो यही करंट का नाम हो गया। अभी ये किधर से आ रहा है? इधर से इधर। तो अगर हमारा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इधर से जो करंट आएगा उसका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है, समझ रहे हो? तो जाने टाइम जो इक्वेटोरियल करंट है वो क्या था? साउथ वेस्ट मानसून के रूप में गया, और जब रिटर्न किया, मतलब घूम के आया, तो उसका नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। और ये विंटर मानसून भी इसी को बोलते हैं, जो दिसंबर में आता है, ठीक है, समझ में आया। और साउथ में मानसून को हम लोग बोलते हैं समर मानसून, ठीक है। तो 2 मानसून समझ में आया, क्यों हुआ? इक्वेटोरियल करंट के बढ़ने के कारण, घूमने के कारण। उसी तरह से अगर हम साउथ इंडियन ओशियन का बात करेंगे, साउथ इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे कोई कोल्ड करंट नहीं बनता है इंडियन ओशियन में। देखिए हर ओशियन में आपने देखा, इंडियन ओशियन को छोड़ के पैसिफिक ओशियन हो, अटलांटिक ओशियन हो, दोनों ओशियन में कोल्ड करंट बना, कहाँ पे? नॉर्थ की ओर। लेकिन इंडियन ओशियन में नहीं बनता है, क्योंकि इंडियन ओशियन नॉर्थ वाला ऐसे ही छोटा है, ठीक है, और प्लस इक्वेटर के नज़दीक है। यहाँ पे आपको पोल नहीं है, जैसे उधर तो पोल था, इधर पोल था आपका, इधर पोल था, ठंडा एरिया था। यहाँ पे क्या है? तो चाइना फाइना है। तो हम लोग ओशियन करंट कहाँ बहता है? ओशियन में, ज़मीन में थोड़ी होगा। तो हमने देखा कि पैसिफिक ओशियन के ऊपर पोल है, पानी वानी है, यहाँ भी पोल है। लेकिन यहाँ पे एशिया में इंडियन ओशियन के ऊपर क्या है? इंडियन ओशियन के ऊपर क्या है? ज़मीन है। तो ज़मीन में थोड़ी ओशियन करंट बहेगा, इसीलिए हमारा जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है वहाँ पे कोई भी कोल्ड करंट नहीं होता है, समझ में आया? तो ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट तो पूरा बहेगा, ठीक है। चलिए, और ये हमारा क्या है? साउथ इंडियन ओशियन है, साउथ इंडियन ओशियन। और यहाँ पे जो करंट बह रहा है इधर से इधर, उसका नाम है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट का एक शाखा इधर चला जाता है, ठीक है, बट जाता है, और इसका नाम क्या है? तीसरे नंबर पे इसका नाम है अगुलाज करंट। और आपको पता है ये क्या है? मैडागास्कर, और यहीं पे मोजाम्बिक भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग मोजाम्बिक या मैडागास्कर, मोजाम्बिक या अगुलाज करंट बोलते हैं। तो ये जो आपको करंट दिख रहा है, ये करंट जो दिख रहा है, इसका नाम है अगुलाज करंट। क्या नाम है? अगुला, अगुलाज या मोजाम्बिक, मोजाम्बिक करंट, जो एक वार्म करंट है, क्योंकि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट से बना है, ठीक, समझ रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? यही करंट आपका घूम के नीचे जाएगा, ठीक है, और आपको पता है कि यही फिर क्या बन जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्या? साउथ इंडियन ओशियन करंट। जिस तरह वहाँ था नॉर्थ इंडियन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट था, साउथ अटलांटिक करंट था, उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साउथ इंडियन ओशियन करंट। जिस तरह ब्राज़ीली करंट जो था, ब्राज़ील का करंट, वो जब साउथ में चला गया तो उसका नाम हो गया साउथ पैसिफिक ओशियन करंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से जब हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था, वो जब साउथ चला गया तो नाम हो गया साउथ पैसिफिक करंट, जो एक वार्म करंट था। उसी तरह से जो अगुलाज करंट जब साउथ चला गया तो उसका नाम हो गया साउथ इंडियन ओशियन करंट, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि इधर से जो है आपका कोल्ड करंट बह रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में बह रहा है कि नहीं?
अरे ये कौन सा कलर हो गया यार। यहाँ से इधर से कौन सा करंट बह रहा है, कोल्ड करंट। कौन सा करंट बह रहा है, कोल्ड करंट। इसका नाम क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब तो सब ये सब चीज़ आपको याद हो गया होगा। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का एक शाखा कोल्ड करंट के रूप में इधर चला जाएगा, और साउथ इंडियन ओशियन करंट जब ज़्यादा दूर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के कारण वही उसका नाम इधर से ये उधर मुड़ जाएगा और इस तरफ बहेगा। जिस तरह हमारा पेरू करंट बहा, जिस तरह हमारा जो है आपका बेंगुएला करंट बहा, तो उसी तरह से साउथ इंडियन ओशियन करंट ठंडा हो गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के द्वारा मदद से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में, ठंडा करंट के रूप में जाएगा। इसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखिए जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था वो गर्म था क्योंकि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से बट के वो बना था। लेकिन जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो साउथ इंडियन ओशियन करंट जब ठंडा हो गया और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के द्वारा जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बहा, जो एक ठंडा करंट है। उसी के बाद फिर क्या होगा, यही करंट आगे जाके फिर इससे इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगा और यहाँ पे भी एक गायर का निर्माण कर देगा। समझ में आया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है ओशियन करंट के बारे में था। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है। मैंने कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस जब भी ओशियन करंट आए तो कुछ चीज़ याद रखिएगा कि जो वार्म करंट होगा, ठीक है, जो आपका वार्म करंट होगा वो या तो इक्वेटर से या तो पोल से जाएगा, सॉरी इक्वेटर से जाएगा या तो ट्रॉपिक से जाएगा, जैसा आपने देखा अभी। ठीक है, और जो कोल्ड करंट होगा वो पोल से जाएगा। एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बीच में अगर लैंड मास आएगा, लैंड मास, तो आपने क्या देखा, जहाँ जहाँ लैंड मास आएगा ओशियन करंट वहाँ डिवाइड हो जाता है। ओशियन करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का पॉइंट याद रखिएगा। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। इक्वेटोरियल करंट इस डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, सॉरी नॉर्थ इक्वेटर बोल रहा हूँ, जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट, उसका डायरेक्शन इस तरफ होता है। और जो भी करंट बनेगा, ठीक है, अगर जो इक्वेटर से आएगा वो सब करंट आप देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल करंट से ही डिवाइड होकर हमारा क्या बना है, सभी वार्म करंट बना है। देखिए ना अभी, सभी वार्म करंट बनता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे कि जो करंट पोल से आता है वो ठंडा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। और एक तो ये ठंडा होता है, फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वाला ठंडा होता है। और एक और देखेंगे कि जो भी करंट बहुत दूर चला जाएगा, चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, जो भी वार्म करंट दूर चला जाता है, ठीक है, पोल की तरफ वह ठंडा होकर कोल्ड करंट के रूप में आता है। जैसे आपने देखा, जैसे एग्जांपल बताइए क्या है, नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है कोल्ड होकर कैनरी करंट बना कि नहीं बना, एकदम बना। ब्राज़ील करंट ठंडा होकर क्या बन गया, बेंगुएला करंट। समझ में आ रहा है। उसी तरह ब्राज़ील करंट मतलब ये ब्राज़ील करंट ठंड, देखिए यहाँ पे ब्राज़ील करंट, देखिए ब्राज़ील करंट से आपका बना साउथ अटलांटिक करंट और उससे वो ठंडा होकर बेंगुएला करंट बना। उसी तरह से पैसिफिक ओशियन का बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो क्यूरोसियो करंट था, ठीक है, वो ठंडा होके बना नॉर्थ पैसिफिक ओशियन करंट। और फिर ये ठंडा होके आपका बनता है क्या, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, उसी तरह से आप कर लेंगे सबका। तो याद क्या रखना है कि कोई भी ओशियन करंट हर ओशियन में, खासकर इंडियन ओशियन को बस छोड़ दो, नॉर्थ वाला, साउथ में तो है, सभी करंट जब बहुत दूर चला जाएगा ठंडा होके वो फिर कोल्ड करंट के रूप में बहता है। बस इतना अगर याद है आपको तो बन गया, ओशियन करंट हो गया। और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा ख़त्म। ठीक है दोस्तों, ठीक।
ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक था। आशा करते हैं कि मैंने आपको पढ़ाने में जो है अपना जो एफ़र्ट डाला है वो आपको सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, फिर से एक बार पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा दी है। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझने में कोई दिक्कत अगर है तो दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ओशन करंट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए, तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हिंदी में बोलते हैं पश्चिम विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसका नाम है पश्चिम विक्षोभ। तो पश्चिम विक्षोभ का मतलब है दोस्तों, जो हवा बहुत तेज़ी से होकर पश्चिम से आती है। पश्चिम मतलब इधर से इधर जाती है। ठीक है, ठीक, तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे आता है? अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर आता है, ठीक है, तो उसके कारण डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस का मतलब है कि हवाएं जो है तेज़ी से बहने लगती है। ठीक है, और वही जो तेज़ हवाएं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक होता है। जेट स्ट्रीम मैंने बताया था, तो एक होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का एक टाइप है, जेट धारा का टाइप है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से जब के हेल्प से वही हवा पश्चिम विक्षोभ के रूप में इंडिया में आता है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है जब अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, उच्च वायुमंडल में रहता है, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, मतलब तेज़ हवा इधर बहुत तेज़ी से बहती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है किधर से किधर जाता है, मैंने बताया वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे सर, आप तो बताए थे। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है और अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो जब वो मेडिटेरेनियन सी के पास जाता है, मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर के पास जाता है, ठीक है, तो वहाँ से बहुत तेज़ से हवाएं जो होती है वो निकलती है डिस्टरबेंस के रूप में। ठीक है, डिस्टरबेंस मतलब हवा बहुत तेज़ी से बहती है। वही हवा वेस्ट से ईस्ट की ओर जब जाती है तो बीच में आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी ऊपर, आपको पता है ये भी अपर एटमॉस्फेयर में रहता है। मैंने बताया था जेट स्ट्रीम क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में रहता है बहुत ज़्यादा। इसी को रुजबी वेव्स भी बोलते हैं। इसको ये बहुत मिएंडर करता है, बताया था ना मैं कैसे ऐसे करके ये मूव करता है। तो जेट धारा भी इधर जा रहा है। अपर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मेडिटेरेनियन सी में जो है वो भी आपका इस तरफ जा रहा है। तो जो डिस्टरबेंस है, अब बीच में इंडिया पड़ता है, यहीं पे आपका बगल में क्या है, भूमध्य सागर। तो इंडिया में यही जो डिस्टरबेंस है वो आता है, और चूंकि ये पश्चिम से आ रहा है इसीलिए इसको पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं। समझ में आया? तो आपको पता है कि जो पश्चिम विक्षोभ इंडिया में, देखिए अगर हम बात, ये आता कब है, तो ये आता है फरवरी के बीच में, मिड फरवरी में। ठीक है, मिड फरवरी में आता है। ठीक है, तो मिड फरवरी मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा, थोड़ा थोड़ा गर्मी टाइप, मतलब बसंत मौसम, स्प्रिंग सीजन। तो आपको पता है कि इंडिया में जब स्प्रिंग सीजन होता है, जैसे हमारा ये इंडिया है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो इंडिया में धूप वूप थोड़ा ठीक ठाक पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गर्मी रहता है, मतलब हल्का हल्का गर्मी रहेगा। और जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया है वो ठंडा होता है कंपेरेटिवली, अगर हम तुलनात्मक देखें तो जहाँ भी गर्म रहेगा इंडिया है ये, खासकर ये हम बता रहे हैं पंजाब हरियाणा के आसपास का एरिया, नॉर्थ इंडिया आसपास। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी का थोड़ा सा पार्ट, तो नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा गर्म रहता है। कब? मिड फरवरी में, जब हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और वहीं अगर हम मेडिटेरेनियन सी की बात करेंगे, भूमध्य सागर, वो थोड़ा सा क्या रहता है, गर्म रहता है नॉर्थ इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो जो भी थोड़ा सा ठंडा रहता है नॉर्थ इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ भी ठंडा रहेगा मैंने आपको बताया था वो हाई प्रेशर का एरिया होता है, और जो भी गर्म रहता है वो रहता है आपका लो प्रेशर का एरिया। ठीक है, तो मिड फरवरी में एक कंडीशन बनता है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो गर्म है,
किसके कंपेयर में, मेडिटेरेनियन सी के कंपेयर में, जो थोड़ा सा ठंडा है। तो हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और आपको पता है हवा जो है दोस्तों वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो आप देखिए कि ये जो हमारा वेस्टर्न ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन था वो अपर एटमॉस्फेयर में जा रहा था, वो मेडिटेरेनियन सी के जब ऊपर गया तो डिस्टरबेंस क्रिएट किया। वही डिस्टरबेंस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के कारण इंडिया की ओर मूव किया, क्योंकि इंडिया में उस समय लो प्रेशर है और मेडिटेरेनियन सी में हाई प्रेशर है। तो आपको पता है जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, और वही हवा वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कब आता है, मैंने बताया मिड फरवरी में आता है। और आपको पता है इसी समय हम लोग जो है रबी फसल लगाते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप को काटते हैं या लगाते हैं, रबी क्रॉप्स को, जिसमें आपका आता है ठंडा ठंडा वाला क्रॉप जैसे वीट है ये सब। तो पंजाब हरियाणा में जब गेहूं का जो फसल होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितना ज़्यादा ठंडा होगा, विंटर जितना कड़ाकेदार होगा, उतना मेडिटेरेनियन में हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और जितना हाई प्रेशर होगा उतना तेज़ी से हवा जो है मूव करेगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस के रूप में। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण तो देखिए अब ये जो हवा है वो मेडिटेरेनियन से ही से बह रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर भी लेके आ पाएगा, उतना लेके नहीं आ पाएगा क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर उतना मॉइस्चर लेके नहीं आता है जो ठंडा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो है लेके आता है, जैसे जैसे वो मेडिटेरेनियन सी में के ऊपर बहता है। और उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंडिया में हल्का हल्का एकदम बारिश होता है मिड आपका जो है फरवरी के आसपास, फरवरी के मध्य में, जो रबी क्रॉप के लिए लाभदायक है। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में था। याद क्या रखना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जब अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, तो जब वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जाता है तो वहाँ से वो जो मॉइस्चर है थोड़ा थोड़ा लेता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, और वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के मदद से इंडिया की ओर मूव करता है। क्योंकि इंडिया में उस समय मिड फरवरी है और उस समय इंडिया में लो प्रेशर है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है मेडिटेरेनियन सी के रिस्पेक्ट में। तो हवा आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो इंडिया में वो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में आता है, और थोड़ा सा बारिश भी लेके आता है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जो हमारा रबी क्रॉप के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन मानसून का, ठीक है, तो जो इंडियन मानसून है दोस्तों उसमें कम से कम मुझे पढ़ाने में 30 से 40 मिनट लगेगा। थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है, समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि उसको 10-15 मिनट में उसको फटाफट पढ़ा दूँ, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सही नहीं होता है। और मैं कभी भी जो टीचिंग है उसके क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जो भी आपको चीज़ दिया जाएगा एकदम क्वालिटी वाला है। क्वालिटी वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये ज्योग्राफी या किसी भी चीज़ का, मैंने अभी तक आपको पॉलिटी पढ़ा दिया है, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ाया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं, ठीक है, सीसेट का हमारा क्लास चल रहा है और नेक्स्ट वीक से और भी स्मूथली चलेगा। ज्योग्राफी जो है लगभग हम लोग 50% ख़त्म कर चुके हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमने लगभग 100%, 100 तो नहीं बोलेंगे, 90% के आसपास कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हमारे पास बचा है सिर्फ साइंस एंड टेक कंप्लीट करने के लिए, और ज्योग्राफी जो है 50% है, वो भी नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। और सीसेट जो है वो हमारा चलता रहेगा, और ये आपका लास्ट दिसंबर तक सीसेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक, और सभी चीज़ एकदम समझा समझा के क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। प्रीलिम्स निकालने में आपको एक भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप जो है जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको पढ़िए, समझिए, और बुक्स को बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पढ़ा दिया है, तो आप लेक्चर देखिए, सब समझ में आएगा, फिर बुक पढ़ना ज़रूरी है। मुरनाल सर का इकोनॉमी पढ़ा दिए, लेक्चर देखिए, पीडीएफ ज़रूर पढ़िए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ा दिए, पीडीएफ देखिए, बुक पढ़िए, नोट्स देखिए, सब समझ में आएगा। उसी तरह ज्योग्राफी साथ साथ एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, 11th क्लास का दो और 12th क्लास का दो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कोई भी किताब, बहुत अच्छी अच्छी किताब है, 2-3 किताब का नाम हम लिख दे रहे हैं। सबसे अच्छी जो किताब है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, ठीक है, वो शंकर IAS नहीं है, रवि सर का एक बुक आता है, रवि अग्रहरि का बुक आता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए सबसे अच्छी किताब है अभी जो डिमांड चल रही है।
अगर इसको आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ कोशिश करेंगे कहीं से अगर हो पाए तो आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ। लेकिन उससे पहले आप लेक्चर देखिए। लेक्चर लगभग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 12 से 15 घंटे का है। पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी 90% आपका कवर किया गया उसमें। तो उसको देखने के बाद ये वाला चीज़ आपको पढ़ना है। इसका पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा आपको दे देने का। और साइंस टेक के लिए वो आपका 15-20 दिन बाद जो है, जब जो हमारा सीसेट आधा कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, तो उसके बाद साइंस टेक भी शुरू करेंगे। साइंस टेक के लिए भी इन्हीं रवि अग्रहारी सर का बुक जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप बुक मत खरीदिए, एक बार मुझे पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नहीं तो अभी अगर बुक खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत आएगा, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत सिंपल करके आपको समझा देता हूँ। तो उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छा लगेगा कि एक वाक़या आसानी से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा दिसंबर लास्ट या मैक्सिमम 15 जनवरी तक आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सीसेट को भी लेके प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके फिर हम लोग 15 जनवरी से रगड़ के सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, 5 मंथ्स का लगभग रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स का, ठीक है, प्रीलिम्स का रिवीजन कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स का जितना भी सिलेबस है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पूरा होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी होगा इसमें। ठीक है, पीडीएफ भी देंगे जो भी चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, और रिवीजन होगा। ठीक है, आगे सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा के रिवाइज करवाएंगे कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, और सीसेट का पढ़ाएंगे और करंट अफेयर। ठीक है, ये 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तकरीबन 5 मंथ्स का कोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मई में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो लगभग समझ लीजिए हमारे पास 130 से 140 दिन रहेगा। तो इन 130 से 140 दिन में बहुत है, डेली आपका 2 से 3 घंटे 4 घंटे का क्लास होगा, जिसमें सारी चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज करके पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपना बेस्ट दें। क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, बच्चे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि इतना सारा चीज़ कैसे कंप्लीट होगा। इसीलिए मैं ये रिवीजन कोर्स कंप्लीट सिलेबस का लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम स्मूथली चलती रहे और आपका एक समय भी, एक क्षण भी इधर उधर वेस्ट ना हो, और सभी चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिले और आसानी से आप तैयारी करें। ये जो 5 मंथ्स का हमारे पास कोर्स है जो हम लेके आएंगे, उसका फ़ी कोई 1 लाख 2 लाख 20 हज़ार 10 हज़ार नहीं होगा। उसका फ़ी मात्र 299 रुपीज़ होगा। तो किस तरह से उसमें इनरोलमेंट करना है और कैसे आप एक्सेस कर पाएंगे, मैं आपको दिसंबर के लास्ट वीक में आपको बता दूंगा। ठीक है, तब आप 1 जनवरी 2024 से मेरे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ाई को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 299 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए फ़ी को इतना कम रखा गया है, ताकि गरीब अमीर सभी बच्चे अच्छे से क्वालिटी कंटेंट पढ़ें। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि आपका सफलता दिलवाना है। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए पूरा हिम्मत और लगन के साथ। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सही आपको एक मार्गदर्शन मिले। और आप इतना दोस्तों रगड़ के मेहनत कीजिए कि खुदा भी आपसे बोले कि आपको जो है सफलता दिलवाना है इस बार। ठीक है, तो रगड़ के पढ़िए। आप 3 अटेम्प्ट में नहीं आपका पीटी निकला, 4 में नहीं निकला, 5 में नहीं निकला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या 5वां अटेम्प्ट है, चौथा है, बस ये याद रखना कि 2024 में आपका सिलेक्शन एकदम पक्का होगा। बस रगड़ के आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए एकदम जी जान से। ठीक है, एक क्षण भी इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। आशा करते हैं कि मेरी बातों को आप सुनेंगे, ठीक है, और उस पर अमल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए और ज़रूर बताइए कि इस लेक्चर और कोर्स आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अपना कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, खुशी से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, खाना खाएं, अच्छे से नींद लीजिए, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी कुछ करते रहिए, चाहे योगा कीजिए या मेडिटेशन कीजिए या वॉकिंग कीजिए। ठीक है, जिम विम अभी ज्वाइन मत की तो करो, क्योंकि जिम में टाइम लगता है। थोड़ा सा खुद से पे टाइम दीजिए, 10-15 मिनट कहीं वॉकिंग कर लेंगे तो बॉडी पे ब्लड का सर्कुलेशन होगा और आपका टाइम बचेगा और दिन भर फ्रेश रहेंगे। ठीक है, और मन लगा के अच्छे से पढ़ें। ठंड का मौसम आ रहा है, आलस नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से ओढ़ के पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई डेली
आपका 8 से 10 12 घंटा आपका होना चाहिए। जितना भी आपको समय मिलता है, 8 घंटा मिलता है 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा मिलता है 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा मिलता है 12 घंटा पढ़िए। आपके पास टोटल 24 घंटा है। 24 घंटे में आप कितना सोएंगे? मैक्सिमम 7 घंटा सोएंगे या 8 घंटा सोएंगे। उसके अलावा 2 घंटा आपको हो सकता है फ्रेश होने में लगता होगा, नहाने वहाने में, ठीक है। 1 घंटा आपका तीनों टाइम खाना खाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए 1 घंटा रेस्ट किए तो आपके पास कितना हो गया? 8 2 10 11 1 12, 12 घंटा। 2 घंटा चलिए और आपका कुछ काम है तो 14 घंटा, ये हम मैक्सिमम बता रहे हैं। फिर भी आपके पास कितना घंटा बचा? 10 घंटा बचा। तो 10 घंटा भैया आपको पढ़ना चाहिए ना सीरियसली, कि नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए मेहनत दोस्तों करते रहिए, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरी बातों को सुनेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और रगड़ के करना पड़ेगा। एक बार मेहनत कर लीजिए, लाइफ सेट है, कोई दिक्कत आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुशी से पढ़िए और इन्जॉय करके पढ़िए। इन्जॉय मतलब पढ़ाई को इन्जॉय कीजिए, मौज मस्ती उतना मत कीजिए। हाँ, जो भी चीज़ समझ समझ के पढ़िए और पढ़ाई को बोझ मत लीजिए कि अरे इतना सारा रिवाइज करना है। समझ समझ के पढ़ेंगे, कुछ नहीं है यूपीएससी। और वही अगर बर्डन लेके पढ़ेंगे तो पहाड़ लगेगा। आसान मान के पढ़ेंगे कि सब मुमकिन है, हम कर लेंगे, इस तरह का फीलिंग अंदर में आएगा तो आप सही में कर लीजिएगा। जैसा सोच जैसे ही सोचेंगे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।